मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय में संबद्ध हूँ। मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है लोक प्रशासन में जनता की सहभागिता। सहभागिता का अर्थ है जनता के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में, नीतियों के निर्माण में तथा नीतियों के क्रियान्वयन में सहभागिता। नीति के क्रियान्वयन में, निर्माण में जो जनता की सहभागिता है, वह जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है, उसे सबलता प्रदान करती है, वहीं पर यह सदशासन के मार्ग में भी एक प्रमुख सहायक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि जनता की यह सहभागिता लोगों को सशक्त करती है और साथ ही साथ शासन एवं प्रशासन के ऊपर अपना अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखती है। सहभागिता को स्पष्ट करते हुए कोहेन एंड उपहोफ के द्वारा इसे परिभाषित किया गया है कि जहां पर संपूर्ण निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जनता की सहभागिता होती है, उसे सहभागिता कहा जाता है। एफओए के द्वारा सहभागिता को परिभाषित करते हुए जो बल दिया गया है वह है कि जब जनता निर्णय निर्माण प्रक्रिया में स्वयं अपने संगठनों के माध्यम से तथा वह स्वयं के द्वारा जो उसके ऑर्गेनाइज्ड एक्शंस होते हैं उनके माध्यम से वह भाग लेती है, तो उसको जनता की सहभागिता कहा जाता है। प्रश्न है कि यह सहभागिता किस तरीके की हमें व्यवस्थाओं में दिखलाई देती है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनमें जनता किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से प्रशासन में सहभागिता बनाए रखती है और अपने नियंत्रण भी स्थापित प्रशासन के ऊपर रखती है। एक सहभागिता है जहां पर जनता एक पैसिव एक्टर्स के रूप में बनी रहती है, अर्थात उसकी सहभागिता है लेकिन वह निष्क्रिय रूप में होती है कि जो उसको केवल उसको एक एक्शन मानकर या उसको एक ऑब्जेक्ट मानकर सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें उनकी सहभागिता बनी रहती है कि क्या हो रहा है इसकी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। जबकि इसका जो दूसरा प्रकार है वह इस बात पर बल देता है कि यह सहभागिता केवल पैसिव एक्टर्स के रूप में ना होकर बल्कि जहां पर जनता स्वयं मोबिलाइज होकर और स्वयं के प्रयासों से, स्वयं के संगठनों से स्वयं आगे आकर प्रशासन की क्रियाकलापों में प्रतिभाग करती है, तो उसे हम जो एक्टिव पार्टिसिपेशन कहते हैं। प्रशासन में सहभागिता को देखने के लिए यह आवश्यक है कि सहभागिता किन किन स्तरों पर होती है। प्रत्येक व्यवस्था में, वो चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर बनी रहती है और एक प्रोसेस है सिस्टम में जो चलता रहता है। अब है कि ये जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, जनता की सहभागिता इसमें सुनिश्चित होने के लिए जो माध्यम है वह है संस्थाओं के माध्यम से, और संस्थाओं के साथ साथ जो प्रक्रियागत व्यवस्थाएं हैं उनके माध्यम से उनकी सहभागिता बनी रहे। इसी के साथ जो नीतियों के बनने के पश्चात अगला महत्वपूर्ण कदम होता है या महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वह है जनता के मध्य उन नीतियों को लागू करना। नीतियाँ कितनी बेहतर हैं इसका मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है कि उन नीतियों को लागू करने के पश्चात जो परिणाम आ रहे हैं वो नीतियाँ कितनी सफल रही हैं या सफलतापूर्वक उनका क्रियान्वयन किया गया है। इन नीतियों के क्रियान्वयन में भी जनता की सहभागिता कैसी है, किन माध्यमों से वो सहयोग करती हैं या प्रशासन के द्वारा उनका किस तरीके से सहयोग लिया जाता है, ये भी सहभागिता का एक प्रमुख स्तर होता है। नीतियों में जो लागू करने के पश्चात अब जो अगला कदम होता है वह है उनका प्रॉपर
मॉनिटरिंग की जाए और उसी के साथ साथ उनका मूल्यांकन किया जाए। निश्चित रूप से जो सरकारी मशीनरी होती है जिनके द्वारा नीतियाँ निर्माण की जाती हैं, लागू किया जाता है, उनके द्वारा तो निरंतर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की प्रक्रिया चलती ही रहती है, पर इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह है जनता की भूमिका, कि जो मॉनिटरिंग हो रही है, जो सरकार के द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है, उसमें जनता अपना सहभागिता कैसे बनाए रखती है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही नीतियां बनाई जाती हैं, उन्हीं के द्वारा उन्हें लागू किया जाता है। अगर उन्हीं के द्वारा उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा तो उसमें वो निष्पक्षता का अभाव पाया जाएगा। जहाँ पर कि जनता का सहभागिता होगी तो उस निष्पक्षता को बनाए रखना आसान होगा और तभी सही फीडबैक सरकार को मिल सकेगा। इसलिए इस स्तर पर जो भी मूल्यांकन किया जाए वो जनता के द्वारा, जनता के जो बने हुए संगठन हैं उनके द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा, संगठनों के द्वारा, एकेडमिक फील्ड में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा जो मूल्यांकन करते हैं वो ऐसा मूल्यांकन है जो निष्पक्ष होता है और सरकार को सही मूल्यांकन की प्रक्रिया से अवगत कराता है। इसी के साथ जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत जो बेनिफिट्स होते हैं उनके माध्यम से बेनिफिट्स को शेयर करना और जो सर्विसेज हैं सरकार के द्वारा जो उपलब्ध कराई जाती हैं उनका भी लाभ उठाना एक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं जिन्हें लागू किया जाता है उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है जनता तक उनका लाभ पहुंचाना। और अगर जनता उनसे वास्तविक रूप में लाभान्वित हो रही है तो इसका अर्थ है कि सरकार की जो नीतियां हैं वह सारगर्भित हैं और उनका जहां तक ग्रास रूट लेवल तक उनको पहुंचना है वो वहां तक पहुंच रही हैं। प्रश्न उठता है कि जो प्रशासन है, प्रशासन में किस तरीके से जनता की सहभागिता हो। जनता की जो अभी हमने बात की नीति निर्माण में, क्रियान्वयन में, मूल्यांकन में तो है ही। अब प्रशासन के कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं जहां पर की जनता की सहभागिता हो। एक है सामान्य प्रशासन और दूसरा होता है विकासात्मक प्रशासन। सामान्य प्रशासन में जनता की जो सहभागिता होती है उन्हें कुछ माध्यमों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जैसे हम इसका विश्लेषण करें तो सबसे पहला इसमें जो स्टेप होता है वह है चुनाव के माध्यम से। चुनाव के माध्यम से जनता राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता करती है, अपने मध्य से लोगों को चुनकर भेजती है। उनको चुनकर भेजने के जो जनता के उद्देश्य होते हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं, उनकी आवश्यकताएं होती हैं, क्षेत्र विशेष की आवश्यकताएं होती हैं, उनको प्राप्ति करने हेतु वह अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। क्योंकि जो सरकार में एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक शासन व्यवस्था की प्रक्रिया होती है कि निश्चित समय के पश्चात चुनाव होते हैं और उसमें जो चयनित होकर जो प्रतिनिधि जाते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में अपनी सहभागिता रखती है। इसी के साथ बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में जनता को ये भी अधिकार दिया गया है कि अगर उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी भूमिका को सही प्रकार से नहीं निभाया जा रहा है या वो जो गलत क्रियाकलाप हैं उनमें लगता है कि वो संलग्न हो जाते हैं तो उनको वह वापस भी बुला लेती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करता है और जनता को सशक्त बनाता है कि अगर उनके प्रतिनिधियों के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान इस तरह की क्रियाएं या इस तरह के कार्य किए जाते हैं तो जनता के द्वारा उनको वापस भी बुलाया जा सकता है। इसलिए हमेशा जो प्रतिनिधि हैं वो इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि वह जनता की अपेक्षाओं को, जिनों के आधार पर उन्होंने चुनकर भेजा है, उन पर खरे उतरे और जनता का विश्वास उनमें बना रहे। जो समाज में
सरकारी प्रक्रिया में सहभागिता रखते हैं, जो दबाव समूह होते हैं, ये दबाव समूह भी जो प्रशासन है उसमें अप्रत्यक्ष सहभागिता बनाए रखते हैं, क्योंकि जनता जहां पर व्यक्तिगत रूप से तो प्रशासन में अपनी सहभागिता रखती है, लेकिन समूहों के माध्यम से जो उसका प्रतिभाग होता है वह और अधिक सुदृढ़ होकर सामने आता है। इन दबाव समूहों के द्वारा जो नागरिकों को एक लीड दी जाती है, उनका नेतृत्व किया जाता है, क्योंकि समस्त जनता इतनी सक्षम नहीं हो पाती कि वह स्वयं आगे आकर उसमें अपनी सहभागिता बनाए या स्वयं वो इनिशिएटिव ले। तो ये जो दबाव समूह होते हैं समाज में, जो विभिन्न आधारों पर गठित होते हैं, ये दबाव समूह जनता को नेतृत्व प्रदान करते हुए जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं और उस मार्ग में उन्हें सके सहायक बनते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। तो ये जो दबाव समूह है, इनकी भूमिका भी नागरिकों के प्रशासन में सहभागिता में को बढ़ावा देती है। सलाहकार समितियों के माध्यम से समय समय पर देखा जाता है कि सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर इस तरीके की समितियां बनाई जाती हैं जो सरकार को सलाह देती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इस तरीके की समितियों का गठन विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में मिलता है, जहां पर कि सरकार जनता से फीडबैक लेने के लिए और इसके साथ साथ इनपुट लेने के लिए, नीति निर्माण के लिए जो इनपुट है, जनता को क्या चाहिए, आखिर नीतियों का निर्माण जब जनता के लिए होता है तो उनको किस तरीके की आवश्यकता है, उनको इसी के माध्यम से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो इसमें जो इनपुट लिया जाता है वो सलाहकार समितियों के माध्यम से, और जब नीतियां लागू हो जाती हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए भी सरकार के द्वारा इस तरीके की सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है, जिनके माध्यम से वो निष्पक्ष रूप से सरकार को अपनी सलाह समय समय पर देते रहते हैं। जनमत एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जहां पर जो लोगों को विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार में सहभागिता, प्रशासन में सहभागिता बनाए रखता है। वर्तमान समय में यह सहभागिता के जो अवसर हैं, जो पब्लिक ओपिनियन के रूप में सामने आते हैं, जो विभिन्न टीवी चैनल के माध्यम से है या इसके साथ साथ रेडियो है, प्रेशर ग्रुप्स हैं और जो राजनीतिक दल हैं, और इसके साथ साथ जो शैक्षिक संस्थान हैं जो निरंतर रूप से शोध में और लगे हुए होते हैं और शोध की प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान किए रहते हैं, इनके माध्यम से जो जनमत तैयार होता है, सरकार के द्वारा समय समय पर उनका भी कॉग्निजेंस लिया जाता है, जो प्रशासन को प्रभावी बनाता है और उनके द्वारा जो भी क्रियाकलाप क्षेत्र में रहकर या नीतियों के निर्माण में रहकर किए जाते हैं, उन पर एक अपनी सतत निगरानी बनाए रखता है। यह निगरानी विशेषकर जब हम अब सोशल मीडिया की बात करते हैं या टीवी के अधिक से अधिक हम प्रचार और प्रसार की करते हैं, विभिन्न जो डिबेट होती हैं आजकल, जो ओपन डिबेट्स होती हैं, उनके माध्यम से जो फीडबैक सरकार के पास आता है वो इन्हीं के माध्यम से आता है और जनता इन्हीं स्रोत के माध्यम से प्रशासन में अपनी सहभागिता बनाए रखती है। वर्तमान समय में जहाँ पर सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यों का संपादन किया जाता है, वहाँ पर एक ऐसे प्रशासन की आवश्यकता होती है जो विकासोन्मुख हो, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, जिसका उद्देश्य जनता का अधिक से अधिक विकास हो। क्योंकि प्रशासन नियामक के जो कार्यकलाप होते हैं उनको तो निरंतर करता ही रहता है, लेकिन सरकारों के द्वारा जब लोक कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना को स्वीकार किया जाता है तो उसे लागू करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे क्रियाकलाप अपनाए जाते हैं, उन्हें लागू किया जाता है। क्योंकि ये एक बहुत विस्तृत अवधारणा है, जिसे हम लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहते हैं, बहुत विस्तृत अवधारणा है। तो इस विस्तृत अवधारणा को साकार रूप देने के लिए सरकारों के द्वारा जो विकासोन्मुख कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें जनता की सहभागिता कैसे हो, विकास किसका, जनता का। तो अगर जनता का विकास है तो उस जनता का विकास कैसे किया जाए, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, कैसे उन्हें नीतियों को बनाया जाए, कैसे उन्हें लागू किया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
क्योंकि समय परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन देखा जाता है और यह परिवर्तन को इंक्लूड करने के लिए, नीति निर्माण में लाने के लिए, उन परिवर्तनों को उनके आधार पर नीतियों का निर्माण करना, उन्हें लागू करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन संदर्भों में जो विकास प्रशासन है, उस विकास प्रशासन के तहत लोगों की सहभागिता किस प्रकार की हो कि वो स्थानीय स्तर से लेकर वह राष्ट्रीय स्तर तक होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए, उसे और सुदृढ़ बनाने के लिए, जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जनता की सहभागिता राष्ट्रीय स्तर और जो राज्य स्तर हैं उनके साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी उनकी सहभागिता निरंतर बनी रहे, क्योंकि स्थानीय स्तर ही वह स्तर होता है जिनके माध्यम से अधिक जनता नीति निर्माण में और क्रियान्वयन में जुड़ती है। नीतियों का निर्माण चाहे राज्य स्तर पर किया जाए या केंद्र स्तर पर किया जाए, लागू करने के लिए स्थानीय स्तर तक उनका पहुंचना आवश्यक होता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उन नीतियों को जब वो क्रियान्वित किया जाए या उनका मूल्यांकन किया जाए तो स्थानीय स्तर पर इस तरीके का मैकेनिज्म तैयार हो जहां पर सभी की सहभागिता बनी रहे। दूसरी चीज़ है जो इसी में है कि जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो उनका इवेल्यूएशन होना चाहिए, वो भी स्थानीय स्तर से ही होना चाहिए, क्योंकि जो सामान्यतया देखा जाता है स्थानीय स्तर पर जो नीतियों का क्रियान्वयन है उनके लिए राज्य स्तर की टीमें जाती हैं या केंद्र स्तर की टीम बनाई जाती हैं। वो अपनी जगह ठीक हैं, बनाई जाएं, लेकिन उसी के साथ साथ जो स्थानीय स्तर के लोग हैं उनका भी सहभागिता उन समितियों में, उन टीमों में रखी जाए जब नीतियों की मॉनिटरिंग हो और उसी के साथ साथ जब उनका क्रियान्वयन, जब उनका मूल्यांकन हो, क्योंकि वही लोग अपने क्षेत्र के लोगों के जो जिनमें वो नीतियों को लागू किया गया है उनको बेहतर रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं कि कितना लाभ उनको मिला है या कितनी सफलता उन नीतियों की रही है। इसलिए उन लोगों की सहभागिता उस स्तर पर भी बनी रहनी चाहिए। बेनिफिट जो है उसको शेयर करने के लिए भी है कि जो इस तरीके के प्रोग्राम है कितनी उनको लाभ उससे मिला है, उसमें भी उनकी भागीदारी हो, जिसमें कि सभी सर्विसेज को जोड़कर, सभी उसको जोड़कर, क्योंकि स्थानीय स्तर तक से ही यह जानकारी, यह डाटा मिल सकता है कि कहाँ पर क्या आवश्यकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी गांव में विकासात्मक कार्यों को गति देनी है या विकास परक नीतियों को लागू करना है या बनाना है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि पहले उनकी आवश्यकताओं को पहचाना जाए। उन्हें आवश्यकता है सड़क है तो किस क्षेत्र में बननी जो पहले है, प्रायोरिटी कहाँ पर हो, इरिगेशन है उसके लिए किस तरीके की प्रक्रिया वो चाहते हैं। इसी के साथ साथ अगर कहीं पर पुल बनाना है स्थानीय स्तर पर तो ये ऐसे इश्यूज हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों से और गांवों से स्थानीय स्तर पर जुड़े हुए होते हैं, उनको कंसीडर किया जाए और उनकी सहभागिता इन माध्यमों से ली जाए कि जो वो चाहते हैं क्षेत्र आधार, जो उनके स्तर आधारित आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनकी सहभागिता बनाए रखी जाए। यद्यपि सभी देशों में इस प्रक्रिया को जहां जो जनता की सहभागिता है उसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में जब से सुशासन की अवधारणा ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर साकार रूप लिया है उसके पश्चात नागरिकों की सहभागिता और मुखर रूप में सामने आ रही है, क्योंकि सुशासन एक ऐसा लक्ष्य है इसको कुछ पैरामीटर्स पर काम करके ही प्राप्त किया जा सकता है। लोगों की सहभागिता उसमें एक ऐसी प्रक्रिया है जो सुशासन के मार्ग को आगे लेकर जाती है, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करती है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में, लागू करने में, मूल्यांकन में। तो अगर उस प्रक्रिया को जनता के लिए बनाया जाना है, पीपुल ओरिएंटेड बनाना है, तो आवश्यक है कि उस सद शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
यह प्रक्रिया अपनाई जाए कि व्यवस्था में, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें लोगों की सहभागिता बनी रहे। लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना निश्चित रूप से कठिन कार्य होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि दो तरीके की व्यवस्थाएं हम आ जाती हैं, या एक व्यवस्था के अंतर्गत ही दो प्रकार हो जाते हैं। एक वह जहां पर कि जनता बहुत सक्रिय रूप से भागीदारी लेती है, स्वयं आगे आकर स्वयं के संगठनों के माध्यम से और स्वयं इनिशिएट लेती है। दूसरी व्यवस्थाएं वहां पर है कि जनता सहभागिता तो रखती है लेकिन बहुत एक्टिव होकर रही, उसका जो पार्टिसिपेशन है वो पैसिव है। तो ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियां बने जहां पर कि जनता की जो भागीदारी है वो प्रत्येक स्तर पर सक्रिय रूप से सामने आए, क्योंकि पैसिव होने से उनकी सहभागिता है लेकिन वह उतनी अर्थपूर्ण, लाभपूर्ण या उसका फायदा उतना नहीं होता जहां पर कि जनता को सक्रिय रूप से जब वो भाग लेते हैं उनका जो लाभ है, उसका जो परिणाम निकल कर आता है। तो उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि उस वातावरण में एक ऐसा माहौल बने कि जनता की भागीदारी स्वयं बढ़ने लगे, उसका प्रतिशत बढ़ने लगे, वो एक्टिव की तरफ बढ़ने लगे। उसके लिए जरूरी है कि जो समाज में साक्षरता का स्तर है उस वह अच्छा होना चाहिए, क्योंकि साक्षर व्यक्ति जागरूक भी होगा और जब वह जागरूक होगा तो अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत होगा। तो यह जो शिक्षित होना है, ये शिक्षित होना एक अपने आप में तो लक्ष्य है ही, लेकिन ये और लक्ष्यों की पूर्ति में भी सहायक होता है। तो ये जो एजुकेटेड हमारे सिटीजन्स हैं वो अवेयर होते हैं, और जब वो अवेयर होते हैं तो उस प्रक्रिया के बारे में भी वो अवेयर होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो नीतियां बनाई जा रही हैं कि किस तरीके की हैं, कहां पर उन्हें सहयोग करना है और कहां पर उन्हें लगता है कि इसमें कमियां हैं, तो विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें सरकार तक पहुंचाना है। जनता सूचनाओं के माध्यम से सशक्त होनी चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड पीपल हो, सिटीजन हो, कि जहां पर सारी सूचनाएं हो। इसी को प्रभावशाली बनाने के लिए जनता के पास सूचना का अधिकार होना चाहिए कि सरकार के अंतर्गत जो क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों के बारे में उसे संपूर्ण जानकारी हो, क्योंकि जब जनता सूचनाओं के माध्यम से, डाटा के माध्यम से सशक्त होगी तो उसकी वह सशक्तता उसके अभिव्यक्ति में भी आएगी, उसकी जो सहभागिता है उसमें भी आएगी, और वो सहभागिता और ही अधिक अर्थपूर्ण होती चली जाएगी। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का फ्लो समाज में निरंतर चलते रहना चाहिए। सरकार के क्रियाकलापों से, निर्णयों से और प्रक्रिया से संबंधित जो है वो फ्लो होना चाहिए उसमें, तो वो निश्चित रूप से एक सारगर्भित परिणाम के रूप में सामने आएगा। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक ही पीपल्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर देती है, उसे बढ़ा देती है। डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ जब स्थानीय स्तर पर भी जनता को राजनीतिक संस्थाओं में उनकी भूमिका होगी, वह प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, उनके द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, उन्हीं के द्वारा लागू किए जाएंगे। तो ये जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है ये स्वाभाविक रूप से एक ऐसा लोगों को सशक्तता प्रदान करती है कि उनकी भूमिका स्वयं में सक्रिय होकर सामने आने लगती है। ये भी देखा जाता है विशेषकर विकासशील देशों में कि जो नौकरशाही है उसका जो कार्य करने का तरीका होता है, कार्य प्रणाली होती है, वह एक क्लोज सिस्टम के रूप में कार्य करती है, एक बंद व्यवस्था के रूप में कार्य करना पसंद करती है, कि जहां पर उनके द्वारा नीतियों के निर्माण में सरकार को सलाह दी जाए और उन्हीं के द्वारा नीतियों का लागू किया जाए। जनता की सहभागिता, जनता के द्वारा उनकी नीतियों को परामर्श देना, यहाँ उनका आलोचना करना, यह नौकरशाही को
कम पसंद आता है। इसी के लिए जरूरी है कि नौकरशाही की जो मनोवृत्ति है उसमें इस प्रकार का बदलाव किया जाए कि वो जनता को अपना सहभागी मानते हुए उन्हें साथ लेकर चले। जनता उनकी सहभागी है, क्योंकि जो नीतियों को वो लागू कर रहे हैं वो जनता के लिए लागू हो रही हैं। तो अगर वो उन लोगों के लिए लागू हो रही हैं तो वो स्वयं भी चाहेंगे, लोग स्वयं चाहेंगे कि वो बेहतर तरीके से लागू हो, जिसका लाभ उन्हें भरपूर मिल सके। तो यहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है कि जो नौकरशाही की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करते हुए, मनोवृत्ति में परिवर्तन करते हुए उन्हें विकास उन्मुखी बनाया जाए, पीपुल्स ओरिएंटेड बनाया जाए। उनकी जो एक मनोवृत्ति है जो बनी हुई है उसे परिवर्तित करते हुए उनमें इस तरीके के परिवर्तन लाना कि विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस तरीके का प्रशासन चाहिए जो विकास परक प्रशासन हो। प्रशासन में प्रशासन का तो विकास हो, लेकिन वो विकास इस तरीके का दे जिसमें कि जनता का विकास संभव हो सके। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो और गैर राजनीतिक संगठन हैं, एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सबको मिलकर इस तरीके के प्रयास करने चाहिए जहां पर कि जनता का अधिक से अधिक सामाजिकरण हो सके। क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है, लोगों में राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता बढ़ती है, तथा साथ ही साथ वे उस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए और आगे आने के लिए स्वयं तैयार हो जाते हैं। यह प्रक्रिया निश्चित रूप से बनाना एक समय लेती है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो विभिन्न माध्यमों से ये संभव हो जाता है, लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर यह प्रक्रिया बहुत ही शिथिल रहती है। प्रश्न उठता है कि इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए समाज भी सक्रिय रहता है, राजनीतिक दल भी सक्रिय रहते हैं और एनजीओ भी सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी कहाँ ऐसी कमी रह जाती है कि वह निरंतरता जो होनी चाहिए या उसमें जो बाधाएं आती रहती हैं वो कौन सी ऐसी बाधाएं बनी रहती हैं कि जो उस प्रक्रिया की गति को शिथिल कर देती हैं। कभी कभी दिखने में आता है जो सामाजिक और आर्थिक समाज का एक वातावरण होता है वो इस तरीके का होता है कि जहाँ पर जनता स्वयं अपनी समाज तक सिमटी हुई होती है, अपनी आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त होती है, उससे आगे सोचने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए वह नहीं जाती है, वह अपने दायरे में सीमित रहना चाहती है। तो ये जो कभी कभी कंडीशंस हैं ये उस प्रक्रिया को थोड़ा सा बाधक बना देती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि गरीबी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, कि जहाँ पर जनता स्वयं अपने लिए वो पहले अपने जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी प्राप्ति के लिए, उनको पूरा करने के लिए प्रयास रहती है, उसके बाद उसको अगला स्टेप्स जब उसकी वो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं फिर वो सहभागिता दूसरे स्तर की चीज़ होती है जिसमें वो बात करना चाहती है। लोगों को मोटिवेशन कभी कभी नहीं मिल पाता। खुद कुछ लोग होते हैं जो खुद स्वयं मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है, परिस्थितियाँ नहीं होती, उनके पास समय नहीं होता, तो उसके लिए भी आवश्यक हो जाता है वो उनको मोटिवेट किया जाए कि वो स्वयं आगे आएं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करें और स्वयं के लिए भी कार्य करें। कभी कभी ये भी देखने में आ जाता है कि जो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक जो एक प्रक्रिया होती है समाज में वो इस तरीके की नकारात्मक होती है कि वो एक प्रेशर बना रहता है जनता के ऊपर, और वो जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के कारण जनता स्वयं नहीं आना चाहती। जो प्रशासकीय प्रक्रिया होती है वह इस तरीके की होती है, फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अगर हम कहें तो उससे बचने के लिए जनता स्वयं तक सीमित रहती है, और जो प्रशासन के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं वो टाइम बाउंड होती हैं, एक समय तक वो चलती हैं। तो उस समय में, उस निर्धारित समय में जनता तक को उन नीतियों तक पहुंचना, सरकारी जो उन प्रशासन तक पहुंचना, अपनी सहभागिता बनाए रखना एक कठिन कार्य बना रहता है। ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो लोग
लोगों की सहभागिता को थोड़ा सा सीमित कर देती हैं। परंतु वर्तमान में सदशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों के द्वारा निरंतर इस तरह प्रयास किए जा रहे हैं, और ये निश्चित रूप से जो प्रयास हैं उन्होंने लोगों की सहभागिता को बढ़ाया है, प्रशासन को उत्तरदायी बनाया है, प्रशासन को के ऊपर नियंत्रण बनाया है। प्रशासन जागरूक है, प्रशासन अब जनता के प्रति धीरे धीरे ओरिएंटेड हो रहा है, पीपुल्स ओरिएंटेड बन रहा है। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं इसमें समय लगेगा, क्योंकि जो ये समाज के अंदर से चीज़ें निकल कर आएंगी। समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक माहौल जैसे जैसे परिवर्तित होगा तो प्रक्रिया भी परिवर्तित होती चली जाएंगी। प्रक्रिया परिवर्तित होगी तो लोगों की सहभागिता भी स्वयं बढ़ती चली जाएगी, वो सुनिश्चित हो जाएगी। और जब उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो जाएगी तो वो एक ऐसे प्रशासन को दे पाएगी जहां पर वो नीति निर्माण से लेकर उनके मूल्यांकन तक और सरकार को फीडबैक देने में भी अपनी प्रभावी भूमिका, सक्रिय भूमिका निभाएगी, और उससे अल्टीमेट सरकार को फीडबैक मिलेगा और जनता अंतिम रूप से लाभान्वित होगी। आप सभी का धन्यवाद।